हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास और ये क्लास नंबर आपकी है 21, टीडीईपी क्लास 21। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्लास 20 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सभी लोग, चलिए कनेक्ट हो जाइए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब भी आपकी क्लास चलेगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेक कैलकुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। वो हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया था, सेक कैलकुलेशन। ठीक है, और सेक कैलकुलेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेक की कैलकुलेशन जब की जाती है तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जब हमारे सपोर्ट लेवल पे होते हैं, एक लेवल पे होते हैं, तब हमारा कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था कि जब आपका सपोर्ट जो होता है अगर लेवल पे नहीं होता है, तो जब लेवल पे नहीं होता तो उस केस में सेक की वैल्यू क्या आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेक वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक टॉपिक और है, उस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेते हैं और उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं सेक पे, तो वो सारे सेक पे कैलकुलेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए के बाद। तो अब रही बात, टॉपिक हमारा क्या है, तो सभी लोग डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रूल फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन। ठीक है, इसको समझते हैं, सभी लोग डालिए हेडिंग। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब हम मैकेनिकल जो लाइन होती है आपकी, ठीक है, ओवरहेड लाइंस जो होती है, इस लाइन को अगर हम लोग बनाते हैं मैकेनिकली, जब इसको बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम लोग क्या बनाते हैं, इस मैकेनिकल लाइन को, या हम कह सकते हैं जो ओवरहेड लाइन बनाई जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स का फॉलो करके ही हम लोग उसको बनाते हैं। अब रूल्स की बात करें तो ये क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हैं उनको फॉलो करके ही ये मैकेनिकल डिज़ाइन किया जाता है। अब ये रूल कितने होते हैं, तो बेसिकली 4 रूल्स आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो रूल कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सभी लोग हेडिंग डालेंगे। तो जब भी मैकेनिकल डिज़ाइन बोली जाती है लाइन को, जब लाइन को डिज़ाइन की जाती है तो एक स्पेसिफाइड रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही रूल्स क्या होते हैं, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आपके बनाए गए हैं। तो वो रूल क्या क्या हैं, तो पहला रूल जो है आप लिखेंगे रूल 77 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, और ये रूल जो है आपका 1910 में आया था। ठीक, अब इस रूल में क्या कहा गया है, किस रूल के बारे में बताया गया है, क्या चीज़ है ये, तो सभी लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग को डालिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। फिर समझाने के बाद इसको
आपको नोट कराते हैं, लिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 77 क्या कहता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का है ये, और ये रूल 1910 में आया था। इस रूल के द्वारा हम क्या कहते हैं कि जो आपकी ओवरहेड लाइंस होती हैं, ठीक है, मान लिया जो ओवरहेड लाइन होती है या लाइन होती है, तो उसको जब बनाते हैं तो बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब अगर कोई सड़क है या रोड है, मान लिया सड़क या रोड है, तो जब इसको हम क्रॉस करते हैं, क्या है, क्रॉस करने की बात आती है। कोई मान लिया ये सड़क है, लाइन को अगर ऊपर से क्या हमने ओवरहेड लाइन को अगर सड़क को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए हम ये देखते हैं इसमें कि हमारी जो भूमि है या जो अर्थ है, अर्थ से कंडक्टर के बीच में कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, कंडक्टर व अर्थ के बीच में कितनी मिनिमम हाइट रखनी चाहिए, तो ये बताता है ये रूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करती है आपकी कि लाइन आपकी किस टाइप की है, लो वोल्टेज की लाइन है, लो वोल्टेज लाइन है, या आपकी मीडियम वोल्टेज लाइन है, या हाई वोल्टेज की लाइन है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती है वोल्टेज के लेवल के हिसाब से कि कितनी आपकी अर्थ से और कंडक्टर के बीच कितनी हाइट रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताता है ये रूल नंबर 77 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। और देखिए इस रूल में क्या कहा गया है कि हमको कंडक्टर की कितनी हाइट रखनी है जब हम किसी कंडक्टर को ओवरहेड लाइन को जब रॉड से क्रॉस कराते हैं या रॉड को पार करते हैं, तो हमारी कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखिए क्या कहा गया है। चलिए हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है, ठीक है। सभी लोग लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लिखिए ओवरहेड लाइन या सर्विस लाइन जो कि सड़क को या रोड कह सकते हो, सड़क को या रोड को पार करती हुई या क्रॉस या पार करती हुई, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए, क्योंकि इसमें ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। तो क्या है आगे लिखेंगे, रोड या सड़क को पार करती हुई जाए तो चालक या कंडक्टर के कोई भी भाग, कंडक्टर के कोई भी भाग भूमि तल से निम्नलिखित ऊंचाई से कम ना हो, निम्नलिखित ऊंचाई से या हाइट से कम ना हो, ठीक है। अब क्या होती है, तो मान लिया पहले हमने निम्नलिखित में माना है कि आपकी लाइन जो है अगर लो वोल्टेज की या मीडियम वोल्टेज की लाइन है, तो इसके लिए हमारी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो लिखिए सभी लोग, लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज लाइंस के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए बताइए। तो ये हाइट होनी चाहिए 5.8 मीटर, 5.8 मीटर, यानी कि 5.8 मीटर जो है अर्थ से और कंडक्टर की ऊंचाई होनी चाहिए। मान लीजिए एक कंडक्टर है, या हम कह सकते हैं जो टावर है या पोल है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 5.8 मीटर। किस केस में, जब आप कंडक्टर क्या है आप रोड को क्रॉस करते हो, ठीक है। तो उसके लिए लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की लाइन है, तो उसके लिए 5.8 मीटर रखी जाएगी। ऐसे ही अगर हाई वोल्टेज की लाइन है,
तो हाई वोल्टेज लाइन के लिए कितना रखा जाएगा, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सभी लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, तो हाई वोल्टेज के लिए कितना रखना पड़ता है 6.1 मीटर, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज है तो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए 6.1 मीटर, ठीक है। लिख लीजिए इतना, हो गया सबका, बताइए। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है, रूल 77 में ये कहा गया है, पहला पॉइंट में हम इसको डाल लेते हैं ए, ठीक है। जब आपकी लाइन रोड से क्रॉस करती होगी तो उस केस में लो वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर की हाइट रखेंगे और हाई वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर की हाइट रखेंगे, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा जो है इसमें पॉइंट बी इस तरीके से लिखिए, इसमें लिखेंगे ओवरहेड लाइन जो कि सड़क या रोड के किनारे लगाई जाए तो उसका कोई चालक या कंडक्टर, निम्नलिखित ऊंचाई से कम ना हो, ठीक है। यानी कि अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है इसमें केस 2 में, तो केस 2 में ये है कि अगर आपने लाइन को रोड के किनारे लगाया, मान लिया ये आपका रोड है, ठीक है, और लाइन को हमने इस तरीके से लगाया, ठीक है, ये पोल है, इस तरीके से इसके साइड लगाया, तो उस केस में क्या होगा, हमारी कितनी हाइट रखनी चाहिए कंडक्टर की और अर्थ के बीच में, तो वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लिखिए पहला पॉइंट, इसमें समझते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट लिखिए लो वोल्टेज लाइन के लिए, लो वोल्टेज लाइन के लिए, तो लो वोल्टेज लाइन के लिए कितनी हाइट रखेंगे, तो वो रखी जाती है 5.5 मीटर की। और हाई वोल्टेज लाइन के लिए कितनी रखेंगे, तो हाई वोल्टेज लाइन के लिए ये रखेंगे 5.8 मीटर, ठीक है। तो 5.8 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा है कि केस 2 में अगर आपने ओवरहेड लाइन बनाई, अगर सड़क के किनारे लाइन जा रही है, तो उस केस में जो कंडक्टर की हाइट होगी, कंडक्टर की जो हाइट रखी जाएगी वो लो वोल्टेज के लिए 5.5 मीटर की रखी जाएगी और हाई वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर की रखी जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। तो अब केस 3 है इसमें, तो केस 3 में क्या है, सी लिखिए, केस 3 या केस सी। तो देखिए केस सी में क्या होता है, अगर सपोज करिए आपकी जो लाइन है, ओवरहेड लाइन है, अगर ये सड़क के पार भी ना हो, यानी कि सड़क को क्रॉस भी ना करती हो और सड़क के किनारे भी ना हो, तो कहीं और से अगर लाइन जा रही हो, तो उसके लिए कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कितना रखना चाहिए, तो लो वोल्टेज के लिए कितना रखना चाहिए और हाई वोल्टेज के लिए कितनी हाइट रखनी चाहिए, तो ये भी बताता है, ठीक है। तो पॉइंट सी में क्या लिखेंगे, लिखिए, अच्छा हम बोल रहे हैं, आप सब लोग लिखते रहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखिए किसी ओवरहेड लाइन जो सड़क के साथ या सड़क के
ऊपर ना हो, किसी ओवरहेड लाइन जो सड़क के साथ या सड़क के ऊपर ना हो, कहीं और से गुजरे तो उसकी ऊंचाई या उसकी हाइट निम्नलिखित होनी चाहिए। यानी कि या तो आपका रोड से दूर हो या रोड से क्रॉस ना करती हो, लाइन किसी और तरीके से गई हो, ठीक है, रोड से ना गई हो, तो उस केस में कितनी होनी चाहिए। तो पहला लिखिए, इसमें लिखेंगे लो वोल्टेज के लिए, तो लो वोल्टेज के लिए खुले कंडक्टर के लिए लो वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए, 4.6 मीटर, ठीक। और हाई वोल्टेज के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, अब ये क्या है, इंसुलेटर। इसमें तीन कंडीशन आती हैं। एक होती है इंसुलेटर, इंसुलेटर व कंडक्टर के लिए जो रखी जाती है वो 4 मीटर रखी जाती है। और थर्ड लिखिए हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए, 5.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक। तो हाई वोल्टेज के लिए 5.8, 5.2 और लो वोल्टेज के लिए 4.6 मीटर। जब आपकी लाइन रोड को भी क्रॉस ना करती हो और रोड के किनारे भी ना जाए, कहीं और से जाती हो, तो उस केस में ये कंडीशन आएगी, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने। अब इसमें क्या है, फोर्थ केस आता है, इसी में फोर्थ केस आता है इस रूल में, वो है आपका डी, ठीक है। तो डी रूल में क्या कहा गया है, देखिए, चलिए आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, तो चलिए लिखिए, समझ में आ जाएगा आपको। लिखिए 33 kV लाइन में 33 kV, यानी कि अगर 33 kV लाइन की बात करें, ठीक है, 33 kV लाइन की अगर बात करें तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस 33 kV लाइन से ऊपर की लाइन होती है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, तो वही आपको लिखा रहे हैं, लिखिए सभी लोग। 33 kV लाइन में भूमिगत से ऊपर ऊंचाई 5.2 मीटर कितने होनी चाहिए, 5.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 33 kV लाइन यूज करते हो तो उसके लिए जो हाइट रखी जाएगी वो 5.2 मीटर से कम तो होनी नहीं चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी के आगे लिखिए सभी लोग, यदि ओवरहेड लाइन 33 kV से अधिक हो, तो देखिए क्या कहा गया है, अगर 33 kV से अधिक की लाइन यूज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो इसकी हाइट है, उसकी हाइट में जो है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो ऊंचाई है, ठीक है, उसकी ऊंचाई में कितनी बढ़ोतरी की जाती है, उसके पोल से 0.3 मीटर की, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर 33 kV है तो 33 kV के लिए हम कह सकते हैं इतने से तो कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए 5.2 से। अगर 33 kV से ऊपर की लाइन अगर बिछाते हो तो 33 kV ऊपर की लाइन के लिए हमारी हाइट जो है वो हर 33 kV यानी कि प्रत्येक 33 kV के लिए हमारी कितनी बढ़ जाएगी हाइट, 0.3 मीटर उसकी टावर की, या हम कह सकते हैं उसके पोल की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और पोल की हाइट बढ़ाओगे तो हमारी कंडक्टर की भी हाइट बढ़ जाएगी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये 33 kV के लिए इतना है। अगर 33 kV से तुमने डबल किया,
प्रत्येक 33 kV, यानी मान लिया 33 kV किया, फिर 132 kV किया, इस तरीके से मान लिया 33 kV के टर्म में आता जाए। ठीक, दूना अगर करते हैं 33 kV से, मान लिया दूना किया तो हम क्या करेंगे 0.3 मीटर की हम क्या बढ़ा देंगे, उसकी हाइट बढ़ा देंगे। ऐसे ही मान लिया 33 kV इंटू 2, फिर से अगर आपने डबल किया तो फिर से क्या करेंगे 33 kV प्लस 33 kV, सॉरी 0.3 उसकी फिर से हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, इस रूल के द्वारा हमने समझा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिख लीजिए सभी लोग। क्या लिखेंगे पॉइंट डी में, लिखिए 33 kV लाइन में भूमिगत से ऊपर ऊंचाई 5.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि ओवरहेड लाइन 33 kV से अधिक है, ओवरहेड लाइन 33 kV से अधिक है, तो प्रत्येक 33 kV बढ़ोतरी के लिए 0.3 मीटर पोल की ऊंचाई बढ़ जाती है, या पोल की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, पोल की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखिए, जिससे 132 kV, जिससे 132 kV लाइन, 132 kV लाइन के लिए पोल की ऊंचाई कम से कम, पोल की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6.1 मीटर, 6.1 मीटर हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के? तो इस तरीके से क्या होता है, रूल नंबर 77 में कहा गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल आपका 77 है, ये इम्पोर्टेंट है, आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि रूल नंबर 77 में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो बेसिकली इसमें किसके बारे में कहा गया है, कंडक्टर की हाइट्स के बारे में। ठीक है, कि कितनी हाइट हमको रखनी है। ठीक, अब वो कंडीशन आपको बता दी है किस किस के बीच में रखनी है आपकी। जैसे सड़क के किनारे है तो उसके लिए कितनी रखनी चाहिए, सड़क को क्रॉस करते हुए लाइन है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए। अगर सड़क और को ना तो क्रॉस करे और ना तो सड़क के किनारे किनारे जाए लाइन, तो उस केस में आपकी किसी कहीं और से अगर लाइन जाती है तो उसके लिए कितनी हाइट रखनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने रूल नंबर 77 में पढ़ा, जो कि आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, जो 1910 में आया था। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के? बताइए, इतनी बात समझ में आई सबके? चलिए नेक्स्ट रूल है, लिखिए सभी लोग। रूल नंबर, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर था 79। ठीक है, तो इसमें किस बारे में कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें आपको सभी लोग हेडिंग डालो पहले, किसके बारे में कहा गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन देखा गया है इसमें, केस 1 के केस में हमने देखा कि इसमें क्या है कि सपोज करिए कोई लाइन है। ठीक है, अगर ये लाइन आपके घर से ऊपर से जा रही है, मान लिया किसी के भवन से या किसी के घर के ऊपर से जानी चाहिए, जा रही है, तो उस केस में कंडक्टर की कितनी हाइट रखनी चाहिए। और जो कंडक्टर की हाइट तब उस केस में देखी जाती है, तो वो उसके भवन से ऊपर जितनी कंडक्टर की सैग होती है, ठीक है, वो सैग की ऊंचाई देखी जाती है। क्या देखी जाती है, जो कंडक्टर की सैग होती है उसकी हाइट को देखा जाता है उसके छत से या भवन के ऊपर से। ठीक है, तो रूल नंबर ए में ये कहा गया है। ठीक, ऐसे ही क्या है, अगर सपोज करिए बी केस इसमें कहा गया है कि केस बी में कहा गया है कि अगर सपोज करिए आपकी जो ओवरहेड लाइन है, वो अगर लाइन आपके माने चलिए कह सकते हैं कि जो भवन है उसके छत से या उसके छज्जे से या उसके बरामदे की छत से होते हुए गुजरे, तो सैग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक, ये बात हो गया बी में। सी में क्या कहा गया है कि ओवरहेड लाइन अगर आपके घर के सामने से जा रही है, मान लिया ये घर है, अगर आपके घर से सामने से जा रही है बिल्कुल सटके हुए छत से, ठीक है, तो उस केस में जो ओरिएंटल जो उसकी है वो लेंथ होनी चाहिए, ओरिएंटली वो कितनी होनी चाहिए। मान लिया ये घर है और ये क्या है हमारी ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब आपकी क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए इस बिल्डिंग से। ठीक है, तो रूल नंबर यानी केस सी में ये कहा गया है।
ठीक, तो समझ गए। अब ये कितनी होनी चाहिए तो वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए लिखिए, तो इसमें लिखेंगे रूल नंबर 79 में, रूल नंबर 79, तो इसमें लिखिए यदि ओवरहेड लाइन किसी कंज्यूमर की भवन से या घर से ऊपर या भवन के पास से होकर जाती है, तो ओवरहेड लाइन कंडक्टर की भवन से दूरी चालक की सैक से ली जाती है। किससे ली जाती है? जो सैक हमने बताया आपको, जो कंडक्टर का झुकाव होता है वहाँ से ली जाती है, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए छत है आपकी और ये इससे ली जाती है, यहाँ से ना लेकर के अभी तक हम लोग क्या लेते थे, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी सैक से ली जाती है। लिख लिया सब लोगों ने? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यदि ओवरहेड लाइन किसी कंज्यूमर की भवन से ऊपर या भवन के पास से होकर जाती है तो ओवरहेड लाइन चालक की भवन से दूरी चालक की सैक से ली जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बी देखिए, बी में क्या कहा गया है, लिखिए लो या मीडियम वोल्टेज के लिए अगर ओवरहेड लाइन भवन के छत कोमा खुला छज्जा तो जानते हैं ना आप, बाहर का जो छज्जा होता है मकान के, ठीक है। भवन की छत कोमा खुला छज्जा या बरामदे की छत से होते हुए गुजरे तो सैक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा है, या तो छत से ऊपर या आपके छज्जे से पास से होकर जाए तो उसके क्या है, बिल्डिंग से कितनी हाइट होनी चाहिए सैक की, कंडक्टर की, वो होनी चाहिए 2.5 मीटर की हाइट, ठीक है। सी में लिखिए, जल्दी लिख लीजिए, टाइम हो गया है, ठीक है। तो लिखिए सी में, अगर ओवरहेड लाइन भवन के पास से क्षैतिज या ओरिजेंटल या क्षैतिज जा रही है तो ओवरहेड लाइन की भवन से ओरिजेंटली दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में? बताइए, लिख लिया सबने? एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ओवरहेड लाइन भवन के पास से क्षैतिज या ओरिजेंटली जा रही है तो ओवरहेड लाइन की भवन से ओरिजेंटली डिस्टेंस या दूरी 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 79 में ये कहा गया है कि जब भी भवन की बात आती है, जो कंडक्टर आपकी बिल्डिंग के ऊपर से जाती है लाइन, तो उस केस में किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना सैक होना चाहिए, तो वो सारी 79 रूल में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही एक रूल आता है, एक और आपका रूल है, लास्ट रूल है इसमें, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो आपका है 81, रूल नंबर 81, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिखिए, तो रूल नंबर 81 में क्या कहा गया है, लिखिए जहाँ किसी प्रणाली या सिस्टम के विभिन्न वोल्टेज के चालकों की लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं अभी। जहाँ किसी प्रणाली के विभिन्न वोल्टेज के चालकों की या कंडक्टर्स की एक लंबे खंभे पर लगाया हो
तब यूटिलिटी इसका उचित प्रबंध करेगी कि करंट लीक होने या छू जाने पर अगर किसी समय कम वोल्टेज वाली लाइन में ज़्यादा मात्रा में करंट आ जाए तो लाइनमैन को कोई खतरा होने का संदेशा ना हो। ठीक है, आगे लिखिए। लाइन बनाने की विधि व चालकों के बीच अंतर से संबंधित स्वीकृति निरीक्षण से पहले ही लेनी होती है। ऐसे लिखिए, लेनी होती है। लिख लिया सब लोगों ने? समझाएं इसको। तो देखिए पॉइंट जो रूल नंबर 81 वो कहता है, क्या कहता है कि अगर सपोज करिए अलग अलग वोल्टेज की लाइन है, मान लिया, ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज की लाइन कभी कभी ये होता है कि अगर एक खंबे से लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक खंबे पे लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको एक उसी तरीके से प्रबंध करना चाहिए कि सपोज करिए कहीं अगर करंट लीक हो गया या कुछ टच हो गया उसमें, तो क्या होता है, उसी समय क्या होता है, वोल्टेज जो होती है कम वोल्टेज वाली लाइन में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है। तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो कि ऐसा ना हो कि जो लाइनमैन है जो काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ यानी कि खतरा या डेंजरस इफ़ेक्ट उसके लिए ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं रूल नंबर 81 में। ठीक है, और इस 81 में ये भी बताया गया है कि अगर लाइन को हम बनाते हैं या लाइन की बिछाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में चालकों के बीच में कितना अंतर है, यानी कि कितना गैप रखा गया है चालकों के बीच में, जो 3 फेज होते हैं उनके बीच में कितना रखा गया गैप। तो उसके लिए क्या होता है, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, एक इंस्पेक्शन कर लेते हैं, एक निरीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जब स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 81 में कहा गया है। तो बताइए ये सारे रूल आपको समझ में आए? बताइए सभी लोग। तो इस तरीके से क्या है, हमारे ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हैं जो आपको ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिल्डिंग से जाता है तो उसकी कितनी हाइट कंडक्टर के बीच में होनी चाहिए, या सड़क से जाती है, सड़क को क्रॉस करते हैं तो कितनी होनी चाहिए, यदि किसी अलग अलग वोल्टेज की लाइंस को अगर एक खंबे से ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर करंट का लीकेज वगैरह होता है तो उस केस में अगर वोल्टेज की कुछ खतरा होता है तो जो लाइनमैन होता है उसको कुछ शॉक ना लगे या खतरा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल होते हैं। इनको आप याद रख लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको पूछ लेता है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो आपके सैक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सैक के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद ये क्या होगा, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपका चैप्टर होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, वो सारी डिटेल में चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग एक बार फिर से चैनल को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि
जो डिप्लोमा की क्लासेस हैं, आपकी सारी डिप्लोमा की क्लासेस यहाँ पे आपकी कराई जा रही हैं पूरे सिलेबस के साथ में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, ओके।